आपने कभी सोचा है कि सबसे एडवांस लेबोरेटरी इक्विपमेंट होने के बाद भी इनएक्यूरेट रिजल्ट क्यों आते हैं? अक्सर प्रॉब्लम टेस्ट में नहीं होती। प्रॉब्लम वहां होती है जो टेस्ट शुरू होने से पहले ही हो चुका होता है। अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या उसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट वही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जसविन कुमार पराते और क्वालिटी वर्क्स में आप सबका स्वागत है। एज अ क्वालिटी मैनेजर, मैंने देखा है कि टेस्टिंग की अर्ली स्टेजेस कितनी क्रिटिकल होती है, स्पेशली जब हम कोल जैसे हाईली वेरिएबल मटेरियल के साथ में डील करते हैं या किसी भी कमोडिटी के साथ में डील करते हैं। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे आईएसओ आईसी 17025 2017 के क्लॉज 7.3 एंड 7.4, जिसमें हम कवर करेंगे सैम्पलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट एंड कैलिब्रेशन एटम के एग्जैक्ट प्रोटोकॉल्स। लेट्स डाइव इन पीपीटी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के बाकी वीडियोस नहीं देखे जो 4.1 से लेके अभी 7.2 तक मैंने कवर कर दिया था, तो उसको भी जाके जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 7.3 क्लॉज नंबर 7.3 सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का 7.3 मेन जो क्लॉज है, द लेबोरेटरी शॉल हैव sampling plan and method when it carries out the sampling of the substance material or product for the sequence testing or the calibration। ठीक है, इसको भी हम पार्ट पार्ट करके समझेंगे कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि द लेबोरेटरी मस्ट हैव द डॉक्यूमेंटेड सैम्पलिंग प्लान एंड सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, आपके पास में एक जो भी एज पर द स्टैंडर्ड जो आपका सैम्पलिंग प्लान है या सैम्पलिंग मेथड है, वो एज पर द स्टैंडर्ड अगर है तो वो आपके पास में होना चाहिए। अब की रिक्वायरमेंट क्या है? सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग मेथड, कंट्रोल ऑफ द सैम्पलिंग फैक्टर, अवेलेबिलिटी एट द सैम्पलिंग साइट। ये जो पूरे क्लॉज में जो दिया है ना कि देखो, आप पूरा क्लॉज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा क्लॉज को नहीं पढ़ रहा हूं। द सैम्पलिंग मेथड शॉल एड्रेस द फैक्टर टू बी कंट्रोल। जो सैम्पलिंग के लिए जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सैम्पलिंग को, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। द सब्सिक्वेंट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन रिजल्ट, द सैम्पलिंग प्लान एंड द मेथड शॉल बी अवेलेबल एट साइट। वो जो प्लान है आपका साइट में भी अवेलेबल होना चाहिए, वेयर द सैम्पलिंग इज अंडरटेकन। सैम्पलिंग प्लान शॉल whenever reasonable be based on the appropriate statistical method से होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट शुड द सैम्पलिंग मेथड एड्रेस। अब सैम्पलिंग मेथड में आपका क्या क्या होगा? आइडेंटिफाई, फोकस क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द वैलिडिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन रिजल्ट। जब भी आप किसी कमोडिटी का सैंपल करोगे तो वो सैंपल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो पूरे पार्ट को या पूरे लॉट को आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए उस सैंपल का। तो वो सैंपल जो आईएस मेथड में दिया है या किसी भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेथड में दिया हुआ है, वो प्रॉपरली उसी अकॉर्डिंग बना है कि आपका पूरा सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कंसिडर हो। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या क्या फैक्टर है और क्या आपको व्हाट शुड बी द कंट्रोल, है ना? तो सैम्पलिंग लोकेशन करेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पॉइंट आपका होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? कितने इंक्रीमेंट में या कितने नंबर ऑफ सैंपल लेना है, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट कितने लेना है, सैंपल क्वांटिटी कितनी लेनी है, सैम्पलिंग इक्विपमेंट क्या क्या यूज होंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या रहेगी आपकी, सैम्पलिंग सैंपल हैंडल कैसे होगा, सैंपल प्रिजर्वेशन कैसे करोगे, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये सारे चीजें आपके जो भी फैक्टर्स है सैम्पलिंग रिलेटेड, वो इसमें कवर होने चाहिए, आपके सैम्पलिंग प्लान में कवर होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो इनकरेक्ट सैम्पलिंग कैन प्रोड्यूस अ बायस्ड और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सबसे पहला तो मेन यही रीजन है आपका। Even when the laboratory uses validated test method, the final result may be still be unreliable if the sample itself does not represent the material being tested। अब क्या, अगर मान के चलो आप कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, लेकिन हमारी जो सैम्पलिंग हुई है अगर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, तो वो एग्जैक्ट लॉट या एग्जैक्ट जो भी हीप होता है कोल में, या जो भी ओवरऑल जो सैंपल होता है, जिस भी कमोडिटी का हमको सैंपल करना है या जिस भी लॉट के अगेंस्ट में या जिस भी वेसल के अगेंस्ट में प्रॉपर सैंपलिंग नहीं होगी, तो जो भी रिजल्ट आएंगे वो इन अप्रोप्रिएट रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो यही है, ये एग्जांपल दिया है कि मल्टीपल इंक्रीमेंट कितने होने चाहिए, ग्रॉस सैंपल कितना होगा, सैंपल रिडक्शन,
लेबोरेटरी सैंपल और टेस्टिंग के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये सब सैंपलिंग प्लान का आपका पार्ट होना चाहिए। उसी में एक सेंटेंस है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अवेलेबिलिटी एज साइड। सैंपलिंग प्लान फोकस क्या करना है, देखो, सैंपलिंग प्लान शुड बी स्टैटिस्टिकली बेस्ड एंड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अवेलेबल एट द सैंपलिंग साइट, ठीक है। अब सैंपलिंग प्लान शुड बी स्टैटिस्टिकली बेस्ड। द स्टैंडर्ड स्टेट दैट सैंपलिंग प्लान शुड whenever reasonable be based on the appropriate statistical method। अब इसमें स्टैटिस्टिकल क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले तो लॉट या साइज, नंबर ऑफ सैंपलिंग इंक्रीमेंट, मतलब एक कोई भी सैंपलिंग साइट है, उसमें अगर कुछ भी कमोडिटी है, जैसे आयरन ओर का हीप बना हुआ है या कोल का हीप बना हुआ है, तो इतना बड़ा हीप से आपको कितने लॉट में डिवाइड करना है, और कितने लॉट के बाद में सब लॉट डिवाइड करने के बाद में आपको कितने इंक्रीमेंट में उसका सैंपल उठाना है, ठीक है। फिर आपका सैंपल साइज भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर 1000 मैट्रिक टन का है तो आपको कितना केजी सैंपल कलेक्ट करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज पर द स्टैंडर्ड, ठीक है। मटेरियल वेरिएबिलिटी भी देखना है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, रिस्क ऑफ सैंपलिंग बायस एंड सैंपलिंग अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें आपको स्टैटिस्टिकल कंसिडर में करना पड़ेगा। सैंपलिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अवेलेबल एट साइट, जो भी आप सैंपलिंग जिस भी लोकेशन पे सैंपलिंग करोगे, उस लोकेशन पे आपका सैंपलिंग प्लान और सैंपलिंग मेथड दोनों अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब एसेसर इसमें क्या चेक करेगा, एन एसेसर में आस्क शो मी हाउ दिस सैंपल वाज सिलेक्टेड एंड कलेक्टेड, द लेबोरेटरी शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ये टेक अवे मैसेज देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लॉज 7.3.1 इज टू ensure that the sample taken for testing or calibration is representative and that sampling does not compromise the validity of the final result। अगर आप प्रॉपर तरीके से सैंपल नहीं करोगे तो रिप्रेजेंटेटिव से सैंपल नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा तो आपकी जो रिजल्ट आई है उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क होगा। द सैम्पलिंग मेथड शॉल डिस्क्राइब द की एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द obtaining the representative sample from the sequent testing or the calibration। अब जो सैम्पलिंग मेथड है उसमें आपका क्या होना चाहिए, द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल और द साइट, द सैम्पलिंग प्लान एंड द प्रिपरेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल फ्रॉम अ सब्सटेंस मटेरियल और प्रोडक्ट टू yield the required item for the subsequent testing or the calibration। अब सबसे पहले क्या है, द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल और द साइट। द सैम्पलिंग मेथड शॉल स्पेसिफाई हाउ द सैंपल और द साइट इज सिलेक्टेड टू एंश्योर इट रिप्रेजेंट द लॉट ऑफ द सैंपल। जैसे मैंने कहा था कि अगर सैंपलिंग आप कर रहे हो तो उसका जो भी सैंपल पॉइंट है वो इस तरीके से डिसाइड करना है कि आपका पूरा सैंपल पूरा रिप्रेजेंटेटिव उस लॉट को करे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द लॉट फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन, define sampling sites or point that are appropriate or representative, selection should be unbiased or traceable, consider factor like location, accessibility and safety and practicality, ठीक है। अब सैम्पलिंग प्लान में क्या होगा, वही सब चीजें आपको देखना है कि नंबर ऑफ इंक्रीमेंट कितने हो गए उस सैंपल में, सैम्पलिंग पैटर्न क्या होगा, ग्रिड होगा, डायगोनल होगा, रैंडम होगा, सिस्टमैटिक होगा, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ईच इंक्रीमेंट, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मेथड ऑफ कंबाइनिंग इंक्रीमेंट टू फॉर्म अ ग्रॉस सैंपल एंड सैंपल साइज रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस, ठीक है, कितना सैंपल आपको लगेगा। अब प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट जो भी स्टैंडर्ड होता है उसके उसी स्टैंडर्ड में सैंपलिंग में ही दिया होता है कि उसका प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग करेंगे, या तो अलग से कोई प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड भी होता है, हर किसी कमोडिटी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो उसी प्रिपरेशन के हिसाब उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन का भी आपका प्लान बना लेना है कि किस अकॉर्डिंग उस सैंपल को डिवाइड एंड प्रिपेयर करना है, ठीक है। की मैसेज देख लेते हैं। अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड सैम्पलिंग मेथड इंश्योर दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव एंड सुटेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग वैलिड टेस्ट और कैलिब्रेशन रिजल्ट। Clause 7.3.3 Sampling records. What shall be the retained? Focus. Retain records of the sampling data that forms the part of the testing or the calibration। अब सबसे पहले देखो, the laboratory shall retain record of the sampling data that forms the part of the testing or the calibration that is undertaken and this record shall be included and where the relevant। अब उस सैम्पलिंग प्लान में आपका क्या क्या, उस सैम्पलिंग का जो रिकॉर्ड हम बनाएंगे उसमें क्या क्या डाटा हमको लिखना है, ठीक है। द रेफरेंस ऑफ द सैम्पलिंग मेथड,
किस मेथड से कर रहे हो, कौन से स्टैंडर्ड से, एएसटीएम से कर रहे हो, आईएस से कर रहे हो, वो चीजें। डेट एंड टाइम ऑफ सैम्पलिंग, डाटा आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द सैंपल नंबर, अमाउंट एंड नेम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सनल परफॉर्मिंग द सैंपल, किसने लिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज, अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी आपको लिखना पड़ेगा कि किस इक्विपमेंट से लिया है, एनवायरमेंट कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, और ट्रांसपोर्ट में कंडीशन क्या थी, डायग्राम और द अदर रिलेवेंट मीन्स दैट आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग लोकेशन वेयर द अप्रोप्रिएट, एंड डेविएशन एडिशन टू द एक्सक्लूजन फ्रॉम द सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग प्लान। अगर उस सैम्पलिंग के टाइम पे कोई भी डेविएशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है तो उसका सारा डाटा भी रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ensure the traceability and transparency of the sampling, helps in assessing the validity of the representativeness of the sample, and provides the objective evidence of the sampling for the testing and the calibration result. ठीक है, that is also very important. 7.3.3 का key message, complete and accurate sampling record, ensure that the sample collected is representative, traceable and reliable for the valid testing and the calibration result. आप जो भी सैंपल करोगे उसका रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, और ट्रेसेबल है, ट्रेसेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, इसीलिए ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सैम्पलिंग वाला जो क्लॉज है वो खत्म होता है। जो भी इजी क्लॉज था, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 7.4, हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम। हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, जब हम लेबोरेटरी में सैंपल भेजते हैं तो उसके बाद में उसका हैंडलिंग किस हिसाब से करना है वो हम इस क्लॉज में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम, ये इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं एक बार रीड करता हूँ। द लेबोरेटरी शॉल हैव द प्रोसीजर, सबसे पहले तो आपको प्रोसीजर यहाँ पे आनी चाहिए कि आपको उस प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड करना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ उस सैंपल का कैसे करोगे, रिसिप्ट, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड रिटेंशन एंड डिस्पोजल, और द रिटर्न ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम, ये उस प्रोसेस में सारा इंक्लूड करना है। देन इंक्लूडिंग ऑल द प्रोविजन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम, आप उस सैंपल की इंटीग्रिटी को किस तरीके से मेंटेन करोगे या प्रोटेक्ट करोगे, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबोरेटरी एंड द कस्टमर, किस हिसाब से आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, आपका कस्टमर और लेबोरेटरी का इंटरेस्ट को किस हिसाब से प्रोटेक्ट करोगे। प्रिकॉशन शॉल बी टेकन टू अवॉइड deterioration, contamination, loss and damage to the atom during the handling, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग एंड वेटिंग। प्रिकॉशन किस हिसाब से लोगे आप कि आपका सैंपल कंटेमिनेट ना हो, डैमेज ना हो, जिस भी मटेरियल में आपने सैंपल कलेक्ट किया है, जिस भी मटेरियल का आपने सैंपल कलेक्ट किया है, डैमेज ना हो, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्टिंग और द कैलिब्रेशन, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड विद द एटम शॉल बी फॉलोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस क्लॉज में जो दिया है सारा पॉइंट्स, ये आपको उस प्रोसीजर में लिखना पड़ेगा। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर मिस होगा तो दैट इज द नॉन कंफर्मिटी कि आपने वो नहीं लिखा, ऐसे सर वो चेक कर सकता है, आपको उस पे एनसी मिल सकती है। इन द सिंपल टर्म, द लेबोरेटरी मस्ट एस्टेब्लिश अ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कवरिंग द complete journey of the test or calibration at from transportation and receipt up to storage, testing, retention and final disposal। ठीक है, the procedure must ensure that the integrity of the atom is maintained, किस हिसाब से इंटीग्रिटी को मेंटेन करोगे, किस हिसाब से प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटोरिएशन और कंटेमिनेशन को आप अवॉइड करोगे, द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस एंड डैमेज, किस हिसाब से आप उसको बचाओगे कि लॉस ना हो, आपका सैंपल या डैमेज ना हो, कस्टमर इंटरेस्ट किस हिसाब से आप प्रोटेक्ट करोगे क्योंकि मैनिपुलेशन उसमें भी होगा आपका, एंड स्पेसिफिक हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड विद द आइटम आर फॉलोड। स्पेशल हैंडलिंग, किसी किसी कमोडी में स्पेशल हैंडलिंग, स्पेशल स्टोरेज लगता है, स्पेशल टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशन लगता है, तो वो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें इसमें आपको क्लॉज 7.4.1 में दिखाना पड़ेगा। जो प्रोसीजर है हैंडलिंग ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम, फोकस, कंट्रोल एवरी स्टेप in the handling of test or calibration item
टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी एंड इंश्योर द वैलिड रिजल्ट। आप ये सब चीजें करोगे तभी आपके वैलिड रिजल्ट आ सकते हैं। इसमें थोड़ा भी डेविएशन हुआ, कोई भी चीज में, मतलब इतने सारे पॉइंट्स है, ट्रांसपोर्टेशन, रिसिप्ट, आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, इसमें कहीं पे भी चूक हुई ना आपकी, तो रिजल्ट आपके इनअप्रोप्रिएट आएंगे, वैलिड रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसके लिए ये सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। आप इसको एक बार स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, अच्छे से इसके सारे पॉइंट रीड कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट सही तरीके से समझ में आएगा कि हर स्टेप के लिए क्या की पॉइंट्स है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, की मैसेज हम देख लेते हैं। प्रॉपर हैंडलिंग एट एवरी स्टेप, प्रोटेक्ट द टेस्ट एंड कैलिब्रेटेड आइटम, ensure valid result, protect the interest of the both laboratory and the customer। ठीक है। 7.4.1 में हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम में वही दिया है, कंट्रोल एवरी स्टेप इन द हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी। सबसे पहले तो इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज फॉर द इंश्योर द वैलिड रिजल्ट। अब हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है? हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन में, इफ द कस्टमर और मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, द लेबोरेटरी शॉल फॉलो द इंस्ट्रक्शन। टेम्परेचर कंट्रोल हमने बात की थी, मॉइस्चर सेंसिटिविटी, अगर मॉइस्चर का टेस्ट है और आप उसको ऐसे ही खुले लेके जाओगे तो दिक्कत होगी। लाइट सेंसिटिव, वाटर का सैंपल लाइट सेंसिटिव होता है, तो उसमें सीओडी बीओडी के लिए आपको स्पेशल बॉटल लगती है। हजार्डस मटेरियल, फ्रेजाइल आइटम्स एंड टाइम सेंसिटिव सैंपल। किसी प्रोडक्ट का टेस्टिंग इमीडिएट 24 आवर्स में करना है आफ्टर द कलेक्शन ऑफ सैंपल, और हम कर रहे हैं 2 दिन बाद, that is also improper result, we get the improper result, inaccurate result। एनएबीएल असेसर क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि अप्रूव्ड सैंपल्स एंड सैंपल हैंडलिंग प्रोसीजर, रिसिप्ट एंड द कंडीशन रिकॉर्ड, आईडी नंबर, यूनिक आईडी नंबर, स्टोरेज कंडीशन क्या है, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग कंडीशन क्या है, एविडेंस ऑफ द एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शन, रिटेंशन, डिस्पोजल एंड द रिकॉर्ड ऑफ एनी डैमेज, डिटोरिएशन एंड एबनॉर्मल कंडीशन। ये सारी चीजें आपको सैंपलिंग रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी। व्हाट कैन गो रॉन्ग? पुअर ट्रांसपोर्टेशन, डिटोरिएशन, sample integrity compromise, and invalid and unreliable test result। Key takeaway: protect the atom, maintain the integrity, maintain the traceability, and protect the validity of the test or the calibration result। 7.4.2 identification of test or the calibration item, ये इसका क्लॉज स्टेटमेंट है। द लेबोरेटरी शॉल हैव अ सिस्टम फॉर द अनएम्बिग्युअस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम। The identification shall be retained while the atom is under the responsibility of the laboratory। The laboratory shall ensure that the atom will not be confused physically or when referred in or record out other documents। The system shall, if appropriate, accommodate or subdivision of an atom or group of atom and transport of atom। Clause 7.4 क्लॉज 7.4.2 फोकस क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करता है। अगर आपका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आइटम का आपस में मिक्सअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना फिजिकल और ना ही आपका रिकॉर्ड में। हर आइटम का एक यूनिक आईडी होना जरूरी है, जो रिसिप्ट से लेकर उसके फाइनल डिस्पोजिशन उसके साथ रहे। अगर आप सैंपल को अलग अलग टेस्ट के लिए सब डिवाइड पोर्शन में डिवाइड करते हैं, तो भी उन सब सैंपल्स का लिंक ओरिजिनल यूनिक आईडी के साथ में मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ये इस क्लॉज में बताया गया है पूरा। आइडेंटिफिकेशन मस्ट इंश्योर दैट द द ईच आइटम हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, फिजिकली कंफ्यूज रिकॉर्ड एंड वर्कशीट उसके द कैन नॉट बी कंफ्यूज इन रिकॉर्ड, वर्कशीट एंड रिपोर्ट। The identification remains with the atom while it is under laboratory responsibility। Subsample and portion can be linked to the original atom। Transfer of the atom between the location and personal remains traceable। ठीक है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम। की कंट्रोल रिक्वायर्ड क्या है? यूनिक आईडी, रिकॉर्ड्स, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिबिलिटी, सब डिवीजन, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफर एंड स्टेटस आइडेंटिफिकेशन। ये सब सारे चीजें आपको, व्हाट शुड बी द लेबोरेटरी इंश्योर, ये सारी चीजें आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सैंपल रिसीव्ड होगा, सैंपल प्रिपरेशन किस हिसाब से होगा, उसमें क्या आईडी जाएगा,
सब सैंपल अगर होगा तो उसका कैसे रहेगा, टेस्ट पोर्शन का कैसे रहेगा, इस सब के लिए सारा चीजें मतलब किस हिसाब से अगर अलग अलग डिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए, नहीं तो एक ही सैंपल अपन क्या करते हैं, एक आईडी देते हैं और लैब में प्रोसेस करते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे भी ऐसे ही दिया गया है। असेसर क्या चेक करेगा इसमें कि आपका अप्रूव्ड सैंपल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर देखेगा, यूनिक आईडी सिस्टम देखेगा, प्रॉपर फिजिकल लेबलिंग ऑफ द आइटम, सैंपल रिसिप्ट रिकॉर्ड, ट्रेसिबिलिटी देखता है, सैंपल से लेके जो भी टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट रिपोर्ट तक के सारा प्रोसेस देखता है आपका। कोई एक टेस्ट रिपोर्ट से आपका वो सारा एनालिसिस डाटा, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे, सैम्पलिंग का रिकॉर्ड अगर होगा तो कहाँ पे रखा है आपने, वो सब चीजें देखी जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब सैंपल सब डिविजन वेयर एप्लीकेबल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप और लॉट वेयर एप्लीकेबल, record of the atom transfer system to prevent the sample mix up and retention of the identification। ठीक है, ये सब सारी चीजें रहेगी इस पॉइंट में, आपको 7.4.2 में आपको देखना पड़ेगा। 7.4.3 क्लॉज अभी देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंडीशन शॉल बी रिकॉर्डेड। जो कंडीशन आपको सैंपल रिसिप्ट के टाइम पे चाहिए, अगर उसमें कोई डेविएशन होता है तो आपको उस डेविएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। When there is a doubt about the suitability of an atom for the test, अगर आपके मन में कोई डाउट है, सैंपल डैमेज है, सैंपल का जो पैकेट है वो ब्रेक हो गया है, तो आपको उसको भी, जो भी डाउट है, जो भी ये है, आपको उसको कस्टमर को बताना पड़ेगा। Or when an atom does not conform to the description provided, the laboratory shall consult to the customer for the further instruction before proceeding and shall record the result of this consultation। सिंपल सेंटेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन सिंपल टर्म, at the time of receiving a test or calibration item, the laboratory must check whether the atom meet the specific requirement, abnormal condition, damage, deviation, mismatch. It must be recorded, and the laboratory is unsure whether the atom is suitable for the testing or not. It must stop, consult the customer, and record instruction, then proceed। What should we check at receipt? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है जब आपके पास सैंपल आता है? सैंपल कंडीशन, क्वांटिटी रिसीव्ड, पैकेजिंग कंडीशन, आइडेंटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, या अगर कस्टमर ने दिया है तो आपको लैब में भेजने के पहले भी आपको सैंपल को आईडी देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट कस्टमर रिक्वेस्ट, required temperature and condition if mentioned, sign of the leakage, damage and contamination, and specific acceptance conditions। ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या एक्शन रिक्वायर्ड करना पड़ेगा? डेविएशन आइडेंटिफाइड, रिकॉर्ड डेविएशन, कंसल्ट कस्टमर, वही सब चीजें जो हमने अभी डिस्कस की थी। की मैसेज, नेवर इग्नोर अ डेविएशन और assumption at receipt, record it and obtain customer instruction when suitability in it doubt। when the customer accept the deviation, अगर कस्टमर बोलता है ठीक है, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर दिया, इफ द कस्टमर इंस्ट्रक्ट द लेबोरेटरी टू कंटिन्यू द टेस्टिंग और कैलिब्रेशन डिस्पाइट द डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंडीशन, द लेबोरेटरी शॉल क्लियरली कम्युनिकेटेड द पोटेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है कि अगर आपका कस्टमर उस डेविएशन को एक्सेप्ट करता है तो पहले आपको उसको समझाना है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपके रिजल्ट के ऊपर में। आपका जो टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, कैसे आएगा उसको आप बता सकते हो कि ऐसा ऐसा वेरिएशन आ सकता है। क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड है? डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिक कंडीशन, कस्टमर कंसल्टेशन, कस्टमर एक्सेप्ट इंस्ट्रक्ट टू द प्रोसेस, record the consultation and instruction, perform the test calibration, identify potentially affected result, and include the disclaimer in the report। अगर कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो आप एक उसके इम्पैक्ट को कस्टमर से आप साइन करवा सकते हो, और उसी उसी पॉइंट को आप अपने रिपोर्ट में डिस्क्लेमर भी दे सकते हो। उस जो भी पेपर का ये है, आपने जो भी इम्पैक्ट लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको रिपोर्ट में भी मेंशन करना है एक डिस्क्लेमर के फॉर्म में। What this means, the laboratory does not decide on its own, it consults the customer। Testing calibration is performed only after the customer acceptance। The laboratory identify which result may affect by the deviation।
A clear disclaimer is included in the test and the calibration report. एग्जाम्पल दिया है, स्पेसिफिक कंडीशन है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्जर्व कंडीशन है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कस्टमर इंस्ट्रक्ट प्रोसीड विद द टेस्टिंग, इंक्लूड डिस्क्लेमर इन द रिपोर्ट फॉर द रिजल्ट दैट में अफेक्ट ड्यू टू द टेम्परेचर डेविएशन। ये आपको इस टाइप से आपके रिपोर्ट में एक रिमार्क के फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा। व्हाट शुड द लेबोरेटरी रिकॉर्ड? डेविएशन डिटेल्स आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। व्हाट कंडीशन नॉट बी मेट? What was the observed condition and when it is identified? Customer consultation, date, time of communication, person contacted, instruction received. That is all the part is mandatory. Decision and authorization, customer agreed to the proceed, applicable condition acknowledged. वही मेन जो चीजें मैंने बोला था कि आप उस पे इम्पैक्ट जो भी होगा कस्टमर को फॉर्म दे दीजिएगा, उसका एक्सेप्टेशन ले लीजिएगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आपको लेना पड़ेगा। टेस्ट रिपोर्ट डिस्क्लेमर, सेम चीजें आपको करना है। यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया है। लेबोरेटरी शॉल आपको क्या करना है और एनएबीएल एसेसर क्या चेक करेगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे। आइडेंटिफाई द डेविएशन, रिकॉर्ड इट, कंसल्ट द कस्टमर, डॉक्यूमेंट द डिसीजन एंड रिपोर्ट द पोटेंशियल इम्पैक्ट। क्लॉज 7.4.4 देख लेते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? when atom need to be stored or condition under the specific environmental condition, these conditions shall be maintained, monitored and recorded. अब आपके सैंपल के लिए जो भी टेम्परेचर पे, जो भी कंडीशन पे स्टोर करना है वो आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। जिस भी पीरियड के टाइम पे, जिस भी रूम में आपको रखना है, उसका आपके पास में डाटा या रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। सम टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस such as temperature, humidity, light and moisture. The laboratory must maintain, monitor and record. ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। What must the laboratory do? This should be the laboratory do. Maintain, monitor, record the and take the action. ये दैट और ये एग्जांपल्स है आपके कि किस हिसाब से आपको क्या चीज के लिए क्या क्या करना है। एनएबीएल में क्या चेक होगा इसके अकॉर्डिंग कि आपका क्या प्रोसेस है सैंपल स्टोरेज को लेके, सैंपल डिस्पोजल को लेके, और उसका रिकॉर्ड क्या है, आपने कब डिस्पोज किया है, इस सारी चीजों में आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा। ईच एंड एवरी, ये जो प्रोसीजर है ना, जो 7.4.1 में आपका प्रोसीजर लिखा हुआ है, 7.4.1 में आपको प्रोसीजर जो मेंटेन करना है उस सब में ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लॉज खत्म होता है 7.4। इसमें 4 क्लॉज है, चारों आपके क्लॉज खत्म हो जाते हैं। आज हमने 2 क्लॉज कवर किए हैं, सैम्पलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट और द कैलिब्रेशन आइटम। इसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल रिकॉर्ड्स और हो सके तो इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एज पर द क्लॉज देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, आप सीख रहे हो तो वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप मेल करके मुझे क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।